सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी एक बार फिर आपके अपने चैनल इन्फोनी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी चल रहा था, जिसमें हम उसके प्रिंसिपल्स और प्रोसेसेस को पढ़ रहे थे। तो आज के उसी क्रम में आगे हम बात करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक की, डीएनए टेक्निक की, और इसके जो टूल्स हैं स्पेशली बात करेंगे उसकी, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी में कहूँ तो पुनर्योगज डीएनए तकनीक के साधन। ठीक है, तो देखिए अब जो इससे पहले टॉपिक लिया था जिसमें हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग और इसकी बात की थी, हमने कहा था कि जब जेनेटिकली मॉडिफिकेशन होता है तो 3 चीज़ों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है, जिसमें आइडेंटिफिकेशन है, ट्रांसफ़र है और एक तरीके से उसकी सुरक्षा है। तो यहाँ पर जब जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक की बात करते हैं, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हमारे पास ऐसे टेक्निक टूल्स हों। अगर हमारे पास टेक्निक टूल्स नहीं है, जैसे टेक्निक टूल्स क्या कह सकते हैं हम, टेक्निक टूल्स कह सकते हैं जैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, पॉलीमरेज एंजाइम है, लाइगेज है, या वेक्टर्स हैं, या होस्ट ऑर्गेनिज्म है, ये सारे के सारे हमारे पास होने चाहिए और इनको ही हम क्या कहते हैं, टेक्निक टूल्स का नाम देते हैं। यहाँ पर जो हमें आज बात करनी थी, हमें बात करनी थी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसका लास्ट सेशन में हमने जिक्र किया था एज ए मॉलिक्यूलर सीजर, यानी कि आणविक कैंची जिसको कहा जाता था, तो उसी की हम बात करने वाले हैं आज कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्या काम होता है और किस तरीके से ये डीएनए थ्रेड को तोड़ता है। जैसे हमने पढ़ा था कि ये डीएनए थ्रेड को डिजायर प्लेस से काटने का काम करता है, यानी कि एक नए डीएनए थ्रेड को बनाने का काम करता है, जिसमें बाहरी डीएनए मॉलिक्यूल का जो छोटा सा सेक्शन होता है वो भी इसमें इंक्लूडेड होता है। तो देखिए, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है इसके संदर्भ में 1963 में 2 एंजाइम थे जिनको यहाँ से सेपरेटेड किया गया, या जिन एंजाइम को बनाया गया। अब ये जो 2 एंजाइम सेपरेट किए गए थे, जो किसमें थे, ई कोलाई में बैक्टीरियोफेज की वृद्धि को रोक देते थे। क्या करते थे, ई कोलाई में जो बैक्टीरियोफेज है, हिंदी में जीवाणु भोजी जिसे कहा जाता है, उसको ये क्या कर देते थे, रोक देते थे, उसकी ग्रोथ को रोकने का ये काम करते थे। तो इनमें से ये जो एक एंजाइम है, इनमें से एक डीएनए से कहाँ जुड़ता था, मेथिल ग्रुप से जुड़ जाता था, मिथिल या मेथिल ग्रुप से ये क्या हो जाता था, जुड़ जाता था। और मतलब डीएनए का जब सेपरेशन हो रहा है तो उसे इनमें से एक डीएनए से क्या हो रहा है, मेथिल ग्रुप को जोड़ रहा है, और जो दूसरा डीएनए है, जो दूसरा है, वो एंजाइम क्या काम करता था, उसको तोड़ने का या काटने का काम करता था। बाद वाले एंजाइम को क्या बोला जाता है, यानी कि एक ने तो क्या किया, पहले ने उसने क्या काम किया, मेथिल ग्रुप को जोड़ने का काम किया, जबकि दूसरे ने क्या काम किया, डीएनए को काटने का काम किया। तो ये जो बाद वाला एंजाइम है इसको बोला जाता है रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियेज। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियेज। अब जो पहला जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, यानी कि फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, जिसे हिंड-2 कहा जाता है, ये हिंड-2 जिसका क्या काम होता है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड के स्पेशल सीक्वेंसिंग पर इसकी डिपेंडेंसी होती है। ठीक है, स्पेशल सीक्वेंसिंग, यानी कि स्पेशल सीक्वेंसिंग हम जिसे किसे कह रहे हैं, जो डीएनए का एक डिजायर्ड पार्ट हमने देख लिया कि जिसको हमें रिमूव करना है या जहां पर हमें एडिशन करना है, तो ये 5 साल तक अलग किया गया, फिर उसका डिटेक्शन हुआ। इसके बाद हिंड-2 डीएनए मॉलिक्यूल को क्या काम कर देता था, उस विशेष पर्टिकुलर डिजायर्ड जो स्पेशल सीक्वेंसिंग था या पॉइंट था, उस पॉइंट से काटने का काम करता था। और ये कहाँ काटता था, ये काटता था जहां पर 6 बेस पेयर्स होते थे। कहाँ पर काटता था, जहां पर 6 बेस पेयर्स होते थे। और ये 20 बेस पेयर्स कौन से होते थे, ये बेस पेयर होते थे स्पेशल सीक्वेंसिंग के। तो इन स्पेशल बेस पेयर्स की जो सीक्वेंसिंग होती थी, हिंड-2 इनको पहचान रहा है
और इनकी पहचान को सीक्वेंस करने का ये काम करता था, यानी कि जो डिटेक्शन हो रहा है स्पेशल तरीके के जो बेस सीक्वेंसिंग है उसको HIND2 को पहचान सीक्वेंसिंग नाम दिया गया। अब HIND2 के अलावा लगभग 900 से ज़्यादा है जो एट प्रेजेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में हमें जानकारियां हैं। अब देखिए, हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात करते हैं तो यहाँ पर एक और बात कर लेते हैं इनसे संबंधित, यानी कि इनके नामकरण की बात करते हैं कि किस तरीके से इनका नामकरण किया जाता है। तो देखिए, तरीका वही है कि जो फर्स्ट नेम होता है वो होता है जीनस का, और सेकंड नेम होता है, या जो भी थर्ड नेम होता है, सेकंड थर्ड दोनों नेम होते हैं इसमें, तो बाद के मतलब पहला नाम तो जीनस का होगा ही होगा, जो बाद का नाम होगा दूसरा या तीसरा जो भी नाम होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स की स्पीशीज से लिया जाता है, यानी जो नामकरण के रूल हैं वही इसमें फॉलो किए जाते हैं, जिनमें से एक को सेपरेट किए गए थे, यानी कि कौन सी सीक्वेंसिंग या कौन सी स्पीशीज होती है ये वो स्पीशीज होती है जिस ऑर्गेनिज्म स्पीशीज से इन एंजाइम्स को एक्सट्रैक्ट किया गया था या लिया गया था। ठीक है, अब जैसे इको RI है, ठीक है, एग्जाम्पल भी ले ही लेते हैं अगर बात कर ही रहे हैं। इको RI तो इस्चेरिशिया कोलाई RI13 होता है, क्या होता है इको R1 में भी अलग अलग तरीके का जो R यहाँ पर नाम आ रहा है, ये R नाम आता है यहाँ पर स्ट्रेन का। जो भी स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन STR, ठीक है, जो भी स्ट्रेन होता है उस स्ट्रेन का नाम यहाँ पर R फॉर स्ट्रेन लिखा गया है। और नाम के बाद में कुछ नॉर्मल नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 हम बोल रहे हैं, जिसे हम I कह रहे हैं, ये 1 2 3 4 सीक्वेंसिंग में भी आता है, जैसे इको R1, इको R2, इको RY13, जो भी है ये सीक्वेंसिंग इस तरीके से इसकी क्या आएगी। अब रोमन नंबर है, कौन से रोमन नंबर्स के हिसाब से इनको सीक्वेंसिंग किया जाता है, जिसको जीवाणु के स्ट्रेन से एंजाइम द्वारा जिस सीक्वेंसिंग में इनको एक्सट्रैक्ट यहाँ पर किया गया है। आगे बात समझ। तो ये तो एक छोटा सा टॉपिक जो ध्यान में था कि किस तरीके से इनका नोमेनक्लेचर किया जाता है, जो भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, यानी कि जो मॉलिक्यूलर सीजर है वो। अब क्या होते हैं, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं वो एंडोन्यूक्लियोएजेज, NUCLEOSES, ठीक है, एंडोन्यूक्लियोएजेज कहलाने वाले एंजाइम्स का एक बहुत ही बड़ा सा एक ग्रुप होता है, जिसमें एक्सोन्यूक्लियस दो तरीके के होते हैं। एक्सोन्यूक्लियस जो होते हैं ASE, एक्सोन्यूक्लियस क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं, और एंडोन्यूक्लियस एक्सोन्यूक्लियस DNA के सिरे से न्यूक्लियोटाइड्स को अलग करते हैं। क्या काम करेंगे, फिर से रिपीट कर रही हूं, एक्सोन्यूक्लियस दो तरीके के होते हैं, और जो एंडोन्यूक्लियस होते हैं, एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं NUCLEASE, इनका क्या काम होता है, DNA के सिरे से न्यूक्लियोटाइड को सेपरेट करना, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड को ये सेपरेट करते हैं, जबकि एंडोन्यूक्लियस DNA के अंदर की तरफ जो स्पेशल सीक्वेंसिंग है उनको क्या करते हैं, एक तरीके से एक्सोन्यूक्लियस एक्सोन्यूक्लियस क्या कर रहे थे, यहाँ पर दो तरीके के काम है, एक्सोन्यूक्लियस DNA सिरे से न्यूक्लियोटाइड को सेपरेट करेंगे, दो बोले ना हमने, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस क्या करेंगे, DNA से के उससे न्यूक्लियोटाइड को सेपरेट कर रहे हैं, और एंडोन्यूक्लियस क्या काम करेंगे, DNA को, एंडो मीन्स अंदर से मीनिंग है ना, तो स्लाइटली कंफ्यूजन हो गया, तो सॉरी। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये DNA को स्पेशल सीक्वेंसिंग से कट करने का काम करते हैं, यानी कि उनको तोड़ने का काम करते हैं। तो हर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस DNA सीक्वेंस की लंबाई का बाद में क्या करेगा, एक ऑब्जर्वेशन करता है, जिससे ये पता चल जाता है कि कितना लंबा DNA यहाँ पर थ्रेड है। तो ये अपने एक स्पेशल सीक्वेंसिंग की फिर पहचान करता है, और उसके बाद ये क्या करेगा, DNA के साथ अटैच हो जाएगा, यानी कि DNA के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, अब जब ये DNA से जुड़ेगा तो यहाँ पर क्या होती है, दो लड़ियां होती हैं DNA के, सीक्वेंसिंग देखी है, द्विकुंडलन वाली जो संरचना होती है, यानी कि डबल हेलिक्स होता है। तो यहाँ पर ये जो डबल हेलिक्स है इसकी दो लड़ियां हुई, एक ये हुई और एक ये हुई, ये दो चेन हुई। तो इन दोनों चेनों को शुगर और फॉस्फेट्स, जो बेस पिलर इनका कहना चाहिए, ये क्या करता है, शुगर और फॉस्फेट्स के सेंटर पॉइंट से इनको डिडक्ट करने का काम करता है, जैसा यहाँ चित्र में दिख ही रहा है।
ठीक है। तो हर जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए में एक तरीके का यहाँ पर क्या लिख रही हूँ, क्या हो गया, पैलिंडोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस यहाँ पर पहचान में आते हैं, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस यहाँ पर एक पहचान में आते हैं। अब देखिए यहाँ पर पैलिंड्रोम जो होते हैं या पैलिंड्रोम जिनको बोला जाता है, यहाँ पैलिंडोमिक बोला गया है। तो पैलिंड्रोम क्या होता है, एक तरीके का जैसे कुछ शब्द होते हैं जिनको आगे या पीछे से पढ़ लिया जाए तो एक से ही होते हैं, जैसे मलयालम हो गया या डालडा हो गया या नवजीवन हो गया। तो इस तरीके के शब्द क्या हुए, ऐसे शब्द कहे जाते हैं पैलिंड्रोम, जिनको शुरू से या लास्ट से पढ़ने में वो क्या होते हैं, एक से ही पढ़े जाते हैं। तो यहाँ पे डीएनए पैलिंड्रोम की वैसे तो हम बात कर रहे हैं। डीएनए में पैलिंड्रोम जो बेस पेयर्स हैं उनका एक सीक्वेंस होता है जो पढ़ने में एक स्पेशल अरेंजमेंट को इक्वल रखता है और दोनों लड़ियों में एक सा ही पढ़ा जाता है, चाहे आप उसे इधर से इधर पढ़ें और चाहे आप उसे इधर से इधर पढ़ें, ठीक है। जैसे ये वाली सीक्वेंसिंग का एक एग्जांपल मैं लूँ तो जैसे GAA आएगा, TTC हो गया, ये हो गया। तो इधर से जब हम इसको पढ़ेंगे तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, CTTAAG, तो ये तो ऐसे ही तो पढ़ा जाता है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए लड़ियों को पैलिंड्रोम सेंटर पॉइंट से जो भी उनके प्लेस है वहां से थोड़ी दूरी पर ले जाकर एक जो अपोजिट उसकी लड़ी होती है उसके 2 बराबर बेस पेयर्स से काटता है। कहने का मतलब सपोज ये सीक्वेंसिंग है, जैसे आपको ये दिख ही रहा होगा, ये यहाँ पर आउटर डीएनए हो गया जो बाहरी डीएनए हमने लिया है, और ये यहाँ पर क्या हो गया, प्लाज्मिड हो गया। अगर इसको यहाँ से ये डिडक्ट की काटा है, माना ये वाला सेक्शन काटा है, तो इसका क्या करेगा, ये वाला सेक्शन काटेगा ताकि ये यहाँ पर दोनों क्या आ जाए, की लॉक टाइप का सिस्टम इस तरीके से काटा जाता है जो कि उसमें सेट हो जाए। फिर उसके बाद जब ये अटैच हो जाता है तो यहाँ पर जो वेक्टर डीएनए है, जो प्लाज्मिड है, वो क्या करता है, इस आउटर डीएनए के साथ अटैच हो जाता है और एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल यहाँ पर ये बनाता है। अब जो हर लड़ी है, हर लड़ी में एक तरीके का एक्सपेंशन होता है, यानी कि एक तरीके का फैलाव होता है, और यहाँ से एक स्टिकी सिरा बनता है, चिपचिपा सिरा जिसको मैं कहूँ। तो ये क्या बनता है, एक स्टिकी एंड यहाँ पर बनता है, और इसे इसलिए नाम दिया जाता है क्योंकि यहाँ ये जो स्टिकी एंड होता है या सिरा होता है या एज होता है, क्योंकि ये अपने जो भी कंप्लीमेंट्री कटा हुआ दूसरा रूप है उसके साथ कौन से बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर बनाएगा वो उनके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब सिरों का ये जो इस तरीके का स्टिकी एंजाइम डीएनए लाइगेज के जो मदद काम, लाइगेज का जो एंजाइम का काम है, उसमें ये वाला एंड क्या करता है, लाइगेज को हेल्प करने का काम करता है। तो एंडोन्यूक्लियस का यूज किसमें हुआ, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, उस जेनेटिक इंजीनियरिंग में डीएनए के रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, यानी कि पुनर्योगज डीएनए बनाने के लिए किया जाता है, जो अलग अलग सोर्स से या अलग अलग जीनोम से जिनको कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद डीएनए से मिलकर ये इसका तैयारी की जाती है पूरी। अब बात करते हैं कि जैसे डीएनए का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के काटने पर जो भी हमें सेगमेंट प्राप्त होते हैं, क्योंकि अगर काटा गया है, काटने पर डीएनए के कुछ सेगमेंट हमें मिलेंगे, डीएनए के कुछ खंड या डीएनए के कुछ सेगमेंट हमें मिलेंगे। डीएनए के सेगमेंट एक बराबर तो होते नहीं है, कुछ छोटे होते हैं और कुछ बड़े होते हैं। तो ये डीएनए सेगमेंट में इक्वली चिपचिपे एंड होते हैं, यानी कि स्टिकी एंड होते हैं, जो डीएनए लाइगेज की मैं लाइगेज यहाँ पर ऐसे ही लिख दे रही हूँ, जो डीएनए लाइगेज की हेल्प से आपस में इनको क्या करेंगे, जोड़ने का काम करेंगे। यानी कि आपस में जोड़ने का काम कौन कर रहा है, देखिए लाइगेज तो करेगा, लेकिन लाइगेज को हेल्प कौन कर रहा है, लाइगेज को हेल्प कर रहा है वो जो स्टिकी एंड बन रहा है वो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब वेक्टर डीएनए और सोर्स डीएनए एक ही एंजाइम द्वारा नहीं काटे जाते, कब तक नहीं काटे जाएंगे, जब तक कि रिकॉम्बिनेंट
जो वेक्टर मॉलिक्यूल है उसका निर्माण यहाँ पर ना हो जाए। ये बात ध्यान रखने की है कि जो वेक्टर है और जो सोर्स डीएनए है एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा यानी कि एक ही मॉलिक्यूलर सीजर के द्वारा उनको सेक्शनिंग नहीं की जाती है या उनके सेक्शन नहीं बनाए जाते हैं, बल्कि तब तक नहीं होगा ये काम जब तक कि रिकॉम्बिनेंट वेक्टर मॉलिक्यूल वहां पर ना तैयार हो जाए। अब बात करते हैं कि जैसे हमने कहा यहाँ पर सेक्शनिंग हो रही है, उस सेक्शनिंग के लिए अब डीएनए बने हैं, डीएनए सेगमेंट का सिलेक्शन भी होना है, डीएनए सेगमेंट का सेपरेशन भी होना है। तो यहाँ पर किस विधि का प्रयोग किया जाता है जिससे कि डीएनए के जो सेक्शन बने हैं या सेगमेंट बने हैं उनको कलेक्ट किया जा सके। तो इसके लिए कौन सी प्रक्रिया होती है? इसके लिए जो मेथड अपनाया जाता है वो होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, जैल वैद्युत का संचालन जिसको बोला जाता है हिंदी में, इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात कर रहे हैं। डीएनए को काटने के रिजल्टेंट डीएनए का सेगमेंटेशन हो गया। इन सेगमेंटेशन को एक टेक्निक के द्वारा हमें क्या करना है? सेपरेट करना है, सेगमेंट्स को सेपरेट करना है। वो टेक्निक या वो विधि कौन सी है जिसके द्वारा इसको सेपरेट किया जाता है? वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, अब चूंकि एक प्रश्न ये है डीएनए पर कौन सा चार्ज होता है? डीएनए नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इन्हें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसी मीडियम में एनोड की तरफ क्या किया जाता है? भेजने का काम किया जाता है। ठीक है, इन्हें एनोड की तरफ भेजेंगे तो उससे क्या हो जाएगा? चूंकि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल मॉलिक्यूल्स हैं तो ये क्या हो जाएंगे? उसी प्रेशर या उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के सीक्वेंसिंग में ये अरेंज होते चले जाएंगे। अब यहाँ पर क्या होता है? जो मीडियम का इस्तेमाल किया जाता है एट प्रेजेंट, आजकल जो मीडियम इस्तेमाल किया जा रहा है वो सीवीड इस्तेमाल होता है। और वो सीवीड क्या है? यानी कि वो समुद्री घास क्या है? एगारोज या एगारेज जिसे बोला जाता है। ठीक है, एगारोज का इस्तेमाल होता है एज ए मीडियम यानी कि एक फिल्टर की तरीके से या एक छलनी की तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। और इसकी एक स्पेशलिटी ये होती है कि ये नेचुरल पॉलीमर है। ठीक है, नेचुरल पॉलीमर है यानी कि प्राकृतिक बहुलक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। एगारोज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, इलेक्ट्रोफोरेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, मॉलिक्यूलर सीजर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या है? जो ये नेचुरल पॉलीमर है, इन नेचुरल पॉलीमर ये किसको कहा जाता है? एगारोज को कहा जाता है। तो डीएनए सेक्शंस को एगारोज एक छलनी की तरीके से यूज किया जाता है, यानी कि एगारोज जेल है, इस जेल के छलनी जैसे प्रभाव की वजह से जो डीएनए के सेक्शंस हैं वो छोटे बड़े करके अरेंज होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से खंड जितने छोटे आकार के होते हैं वो धीरे धीरे करके क्या होंगे? उतने ही दूर अरेंज होते रहते हैं। ठीक है, अब ये चित्र में दिख ही रहा होगा। तो यहाँ पर क्या है कि जब यहाँ पर सेपरेटेड जो डीएनए सेगमेंट है उनको तभी देख सकते हैं जब डीएनए को इथिडियम ब्रोमाइड, ये भी नाम ध्यान में रखिएगा, इथिडियम ब्रोमाइड। ठीक है, अब डीएनए को जो सेक्शन हुआ है वो ऐसे ही तो देखा नहीं जाएगा, उसे देखने के लिए हमें किसी ना किसी तरीके का यूज करना पड़ेगा। तो इथिडियम ब्रोमाइड एक तरीके का कंपाउंड है जो स्टेनिंग में हेल्प करता है, जिससे हम यूवी रेज से उसे क्या कर देते हैं? जो डीएनए के ये सेगमेंट्स मिले हैं इनको हम स्टेन कर देते हैं। जब हम इन्हें स्टेन करते हैं, क्योंकि डीएनए सेगमेंट्स को हम लाइट में बिना किसी स्टेनिंग के देख नहीं पाएंगे, इसलिए उसकी स्टेनिंग जरूरी है। और ये स्टेनिंग किससे होती है? इथिडियम ब्रोमाइड से होती है। अब इसके बाद क्या होता है? जब यहाँ पर ये स्टेनिंग हो गई है तो डीएनए ऑरेंज कलर की एक पट्टी के रूप में दिखाई देते हैं, यानी कि ऑरेंज कलर की कुछ छोटी छोटी सी यहाँ पट्टियां दिखाई देती हैं, जिससे हम इजीली देख पाते हैं कौन सा सेक्शन बड़ा कौन सा छोटा, और इस तरीके का सीक्वेंस वहां पर बन जाता है। अब डीएनए को सेपरेट करना है तो डीएनए के सेपरेशन के लिए जो ये पट्टियां हैं उनको जो जेल है एगारोज है उससे काट कर निकाल लिया जाता है, फिर उसे एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है और इस प्रक्रिया को बोला जाता है इल्यूजन। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? इल्यूजन, या हिंदी में कहते हैं इसको क्षालन। छानना समझ ही रहे हैं, सेपरेट करना। तो इस तरीके से हम प्योर किए गए डीएनए को क्लोनिंग वेक्टर से जोड़कर रिकॉम्बिनेंट डीएनए यहाँ पर तैयार कर सकते हैं।
तो फिलहाल था ये कि इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड के बारे में कि किस तरीके से यहाँ पर सेपरेशन होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है और किस तरीके से यहाँ पर जो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो बनता है। तो जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा इससे रिलेटेड वो हमारा होगा क्लोनिंग वेक्टर का, ठीक है। वो हमारा सेक्शन क्या होगा, क्लोनिंग वेक्टर का, जिसे कहा जाता है क्लोनिंग संवाहक, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल आज के सेशन में हम इतनी ही बात करते हैं। लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।